आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम अक्सर बड़ी आर्थिक घटनाओं जैसे हाल के वित्तीय संकटों को सिर्फ हेडलाइन की तरह देखते हैं। कौन सी बैंक डूबी, बाजार कितना गिरा। लेकिन क्या हो अगर इन संकटों की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हों, उन आर्थिक विचारों में जिन पर हमारी पूरी व्यवस्था टिकी है। हमारे सामने जो विश्लेषण है उसके आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ जाने माने लेकिन शायद गलत आर्थिक और वित्तीय विचारों ने अनजाने में हमारी पूरी वित्तीय प्रणाली को एक बड़े जोखिम में डाल दिया है। ये पड़ताल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। ये संकट दिखे सिर्फ कुछ खराब कर्जों या चंद लालची बैंकरों की कहानी नहीं है। ये उन आर्थिक और वित्तीय मॉडलों की कहानी है जिन्हें लगभग अकाट्य मान लिया गया था। इन मॉडलों ने जोखिम को बहुत कम आंका और ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया जो आखिरकार पूरे सिस्टम के लिए विस्फोटक साबित हुआ। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये विचार जो अक्सर अकादमिक बहसों में शुरू हुए, वो धीरे धीरे सरकारी नीतियों और वित्तीय बाजारों के रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा बन गए। तो कहानी शुरू होती है इस कोशिश से कि अर्थशास्त्र को गणित और मॉडलों के जरिए एक सटीक विज्ञान बना दिया जाए। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, एकदम व्यवस्थित। हाँ, लगता तो है, लेकिन असल समस्या तब पैदा होती है जब गणितीय सुंदरता के लिए आप दुनिया की असलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। इन मॉडलों में अक्सर ऐसी बातें मान ली जाती हैं जो हकीकत में होती नहीं। जैसे ये मान लेना कि हम सब इंसान हमेशा एकदम तर्कसंगत रैशनल फैसले लेते हैं। हाँ, रैशनल। या सबके पास हर चीज की पूरी जानकारी होती है, या बाजार अपने आप हमेशा संतुलन वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और कुछ मान्यताएं तो और भी अजीब लगती हैं, जैसे ये मान लेना कि इतिहास कोई मायने नहीं रखता या अर्थव्यवस्था किसी भी रास्ते पर चले अंत में एक ही स्थिर जगह पहुंचेगी, जिसे शायद एर्गोडिसिटी कहते हैं। हाँ, एर्गोडिसिटी। ये तो असल दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं लगता। रोजमर्रा की जिंदगी में तो रास्ता मायने रखता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही। और विश्लेषण से पता चलता है कि गणित पर इस अत्यधिक जोर के कारण अर्थशास्त्र कई बार एक तरह का वो पोटेम्किन विज्ञान बन गया। पोटेम्किन विज्ञान। हाँ, बाहर से देखने में तो ये बिल्कुल विज्ञान जैसा लगता था, बड़े बड़े गणितीय फॉर्मूलों के साथ, पर अंदरूनी तौर पर इसकी नींव उतनी मजबूत नहीं थी, असल दुनिया की जटिलताओं को नजरअंदाज करते हुए। जैसे कोई नकली गांव सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया हो। यहाँ तक कि जीडीपी जैसे बुनियादी पैमाने भी असलियत छुपा सकते हैं। आपको वो एक्सॉन वाल्डेस तेल रिसाव वाला मामला याद है? हाँ, अलास्का वाला। उसकी सफाई में जो खरबों डॉलर खर्च हुए, उसने अलास्का की जीडीपी बढ़ा दी। अब बताइए, क्या ये तरक्की है? कमाल है। तो क्या ये मॉडल फिर किसी काम का नहीं है? पूरी तरह बेकार? नहीं, ऐसा नहीं है। वे कुछ खास परिस्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं, खासकर सीमित सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा करना और उन्हें हर स्थिति में लागू करना खतरनाक है। एक दिलचस्प सिद्धांत लिप्सी लैंकास्टर तो ये भी बताता है कि अगर आदर्श मुक्त बाजार हकीकत में संभव नहीं है, और शायद वो कभी होता भी नहीं, तो फिर दूसरा सबसे अच्छा समाधान क्या है, ये जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यानी नीतियां बनाना कहीं ज्यादा पेचीदा काम है जितना ये मॉडल दिखाते हैं। अच्छा, अब जरा वित्तीय दुनिया की तरफ आते हैं। यहाँ भी तो बड़े जटिल गणितीय मॉडल इस्तेमाल होते हैं निवेश और जोखिम का हिसाब किताब रखने के लिए, जैसे वो कुशल बाजार परिकल्पना, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, या फिर विकल्प ट्रेडिंग के लिए ब्लैक-शोल्स मॉडल। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है। इन मॉडलों की अपनी गंभीर सीमाएं हैं। ये अक्सर ये मानकर चलते हैं कि बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव एक सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक घंटी जैसे दिखने वाले बेल कर्व के अनुसार होता है। बेल कर्व? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि मॉडल ये मानते हैं कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना लगभग न के बराबर है। इन बड़ी घटनाओं को टेल रिस्क कहते हैं, यानी बेल कर्व के किनारों पर होने वाली घटनाएं। लेकिन असलियत में तो बाजार कई बार पूरी तरह गिरते या उछलते हैं। मुझे याद है 2007-8 के संकट के दौरान गोल्डमैन सैक्स के सीएफओ का वो मशहूर बयान, हाँ, कि उन्हें कई दिनों तक ऐसी गिरावटें झेलनी पड़ी जो उनके मॉडल के हिसाब से 25 स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी बड़ी थी। आंकड़ों के लिहाज से ऐसी घटना तो ब्रह्मांड के इतिहास से भी ज्यादा समय में एक बार होनी चाहिए। यही तो विडंबना है। मॉडल हकीकत से कोसों दूर थे। गणित को आसान बनाने के चक्कर में मान लिया गया कि बड़ा जोखिम है ही नहीं।
इसी तरह ये भी मान लिया गया कि अलग-अलग संपत्तियों एसेट्स की कीमतें एक दूसरे के साथ एक तयशुदा स्थिर तरीके से ही चलेंगी, जिसे कॉरेलेशन कहते हैं। कॉरेलेशन, हाँ। और ये भी कि बाजार हमेशा तरल रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, यानी आप जब चाहें, जितना चाहें, आसानी से खरीद बिक्री कर सकेंगे। जबकि संकट के वक्त हमने देखा कि सहसंबंध, कॉरेलेशन अचानक बदल जाते हैं। जो चीजें पहले अलग अलग चलती थीं, वो सब एक साथ गिरने लगती हैं। बिल्कुल। और तरलता, लिक्विडिटी तो जैसे गायब ही हो जाती है, खरीदार मिलते ही नहीं। 1998 में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM नाम के हेज फंड का डूबना इसी का एक बड़ा उदाहरण था, है ना? बिल्कुल। LTCM एक क्लासिक केस है। और सबसे चिंता की बात यह है, जैसा कि विश्लेषण से पता चलता है, कि इन मॉडलों की ये कमजोरियां कोई नई बात नहीं थीं। दशकों पहले बेनॉइट मेंडलब्रॉट जैसे गणितज्ञों ने बता दिया था कि बाजार का व्यवहार सामान्य वितरण वाला नहीं होता, उसमें कहीं ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो फिर भी इन्हें इस्तेमाल करते रहे? हाँ, फिर भी निवेश बैंक और फंड मैनेजर इन्हीं मॉडलों पर निर्भर रहे। शायद इसलिए कि कोई मॉडल न होने से तो एक खराब मॉडल होना बेहतर लगता है, भले ही वो आपको सुरक्षा का झूठा एहसास दे रहा हो। ये मुक्त बाजार, फ्री मार्केट्स का विचार भी बहुत प्रभावशाली रहा है। मूल सिद्धांत यह है कि अगर हर कोई सिर्फ अपने फायदे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करे, तो जैसे किसी अनदेखे हाथ, इनविजिबल हैंड की मदद से पूरे समाज का भला अपने आप हो जाएगा। सुनने में तो ये बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, आकर्षक तो है। ये नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का केंद्रीय विचार है, लेकिन इसकी नींव भी उन्हीं कमजोर मान्यताओं पर टिकी है जिनकी हमने पहले बात की। जैसे ये मान लेना कि हम हमेशा पूरी तरह तर्कसंगत, रैशनल होते हैं, जबकि पिछले कुछ दशकों में व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ने दिखाया है कि हमारे फैसले कितने सारे मानसिक पूर्वाग्रहों, बायसेस और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। या फिर ये मान लेना कि सबके पास हमेशा पूरी जानकारी, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जो असल दुनिया में कभी नहीं होता। और क्या ये विचार बड़ी कंपनियों के दबदबे, ताकत के असंतुलन, पावर स्ट्रक्चर्स और समाज के पूरे ताने बाने को नजरअंदाज नहीं कर देता? ये तो ऐसे सोचने जैसा है कि बाजार में सिर्फ छोटे छोटे एक जैसे खरीदार और विक्रेता हैं, जबकि हकीकत में वॉलमार्ट जैसी भीमकाय कंपनियां हैं जो अपनी शर्तें तय कर सकती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस विश्लेषण में ये बात सामने आती है कि मुक्त बाजार के इस सरल विचार को बड़े जोर शोर से एक समाधान की तरह पेश किया गया, जबकि चिली और रूस जैसे देशों में इसके आधार पर किए गए प्रयोगों के नतीजे अक्सर विनाशकारी रहे। चिली में तो इसे लागू करने के लिए पिनोशे जैसे तानाशाह की जरूरत पड़ी थी। ओहो, यहाँ ये सचमुच दिलचस्प हो जाता है। आखिर कैसे एक इतना सरल और शायद त्रुटिपूर्ण विचार इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने पूरी दुनिया की नीतियों को प्रभावित किया? इसे एकेडमिक संस्थानों, थिंक टैंक्स, लॉबिंग करने वाले समूहों और मीडिया के एक बड़े नेटवर्क के जरिए लगातार बढ़ावा दिया गया। अक्सर इसे बिना किसी सवाल के हर मर्ज की एक दवा मान लिया गया, और जो कोई भी बाजार पर लगाम कसने यानी नियमन, रेगुलेशन की बात करता, उसे अक्सर विकास विरोधी या पिछड़ा हुआ करार दे दिया जाता था। तो जब इस विचारधारा के चलते नियम कानून ढीले किए गए, जिसे विनियमन मुक्ति, डीरेगुलेशन कहते हैं, तब क्या हुआ? क्या इससे बाजार ज्यादा कुशल, एफिशिएंट और बेहतर बने? शिकारी, प्रेडिटरी किस्म का हो गया। पहले जहां बैंकिंग में रिश्तों और भरोसे का महत्व था, अब जोर सिर्फ लेन देन, ट्रांजैक्शन पूरा करने पर आ गया। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने ग्राहकों को ऐसे जटिल और जोखिम भरे उत्पाद बेचना शुरू कर दिया जिनके खतरे अक्सर छुपे हुए होते थे या जिन्हें ग्राहक पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। जैसे वो बैंकर्स ट्रस्ट और गिब्सन ग्रीटिंग्स वाला मशहूर मामला। हाँ, वही। जहां बैंक ने अपने ही ग्राहक को ऐसे जटिल डेरिवेटिव बेच दिए जिन्हें बैंक के लोग अंदरूनी बातचीत में मजाक में विस्फोटक कह रहे थे, और ग्राहक को भारी नुकसान हुआ। हाँ, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। और ये सिर्फ ग्राहकों के साथ नहीं हुआ। एक और बड़ा बदलाव आया जब कई बड़ी निवेश कंपनियां, जो पहले साझेदारी, पार्टनरशिप्स हुआ करती थी, हाँ, जहां पार्टनर खुद पैसा लगाते थे, बिल्कुल, जहां पार्टनर अपनी पूंजी लगाते थे और जोखिम उठाते थे, वे सार्वजनिक कंपनियां, पब्लिक कंपनियां बन गईं।
इससे मालिकों का सीधा जोखिम कम हो गया और सारा जोर जल्दी से जल्दी यानी अल्पकालिक मुनाफे कमाने पर आ गया, भले ही उसके लिए भविष्य में कंपनी को खतरा क्यों ना हो। विश्लेषण तो यहाँ तक कहता है कि कुछ मामलों में कर्मचारियों ने, खासकर शीर्ष प्रबंधन ने, अपनी ही कंपनियों को लूटना शुरू कर दिया। लूटना, लूटिंग, ये शब्द तो काफी सख्त है। क्या इसका मतलब सचमुच चोरी है? नहीं, चोरी नहीं। ये शब्द अर्थशास्त्री जॉर्ज अकरलॉफ और पॉल रोमर ने दिया था। उनका मतलब ये नहीं कि तिजोरी से पैसा चुरा लिया गया, बल्कि इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर के लोग, खासकर ऊंचे पदों पर बैठे लोग, कंपनी की लंबे अवधि की सेहत की परवाह किए बिना मौजूदा मुनाफे जो शायद सिर्फ कागज पर दिख रहा हो या नकली हो, उसमें से जितना ज्यादा हो सके बोनस या स्टॉक ऑप्शन के जरिए अपनी जेब में डाल लेते हैं। अच्छा, ऐसा करना इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि चीजें बहुत जटिल होती हैं, निगरानी कमजोर होती है और वेतन भत्ते के नियम, इंसेंटिव्स, इसी तरह के व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। किंडर पीबॉडी नाम की कंपनी में जो जेट वाला मामला, इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जो जेट, हाँ सुना है। जहां एक ट्रेडर ने नकली मुनाफा दिखाकर सालों तक भारी बोनस बटोरा। तो हमने देखा कि कैसे अर्थशास्त्र के मॉडल अधूरे थे, वित्तीय मॉडल जोखिम को कम आंक रहे थे, मुक्त बाजार की विचारधारा ने नियम ढीले करवाए और फिर शिकारी व्यवहार और लूट का माहौल बना। ये सब मिलकर उस बड़े संकट की जमीन कैसे बनी? इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था प्रतिभूतिकरण, सिक्योरिटाइजेशन नाम की प्रक्रिया का, और खासकर उस मॉडल का जिसे उत्पत्ति और वितरण, ओरिजिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। ओरिजिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, इसका मतलब था कि बैंक या मॉर्गेज कंपनियां लोन देती थीं, जैसे घर खरीदने के लिए लोन, और फिर तुरंत उन लोनों को एक पूल में डालकर आगे निवेशकों को बेच देती थीं। इससे लोन देने वाले का जोखिम खत्म हो जाता था, है ना? और उनका सारा ध्यान बस ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने पर लग जाता था, भले ही लोन लेने वाला उसे चुका पाए या नहीं। और यहीं पर वो सीडीओ यानी कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस जैसी जटिल चीजें आईं, जिनके बारे में संकट के बाद बहुत सुनने को मिला। बिल्कुल। सीडीओज ने क्या किया? उन्होंने हजारों ऐसे जोखिम भरे कर्जों, जैसे सब प्राइम मॉर्गेज, जो कम आय वाले लोगों को दिए गए थे, हाँ, जो कम आय वाले या खराब क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोगों को दिए गए थे, उनको एक साथ मिलाया। फिर इस पूरे पूल को गणितीय तरीके से अलग अलग हिस्सों, ट्रांचेस में बांटा गया। सबसे ऊपर वाले हिस्से को सबसे सुरक्षित बताकर AAA जैसी टॉप क्रेडिट रेटिंग दे दी गई, ये मानकर कि सारे कर्ज एक साथ तो डूब नहीं सकते। और ये रेटिंग कौन दे रहा था? रेटिंग एजेंसियां। और ये पूरी रेटिंग प्रणाली उन रेटिंग एजेंसियों के त्रुटिपूर्ण सहसंबंध मॉडल्स, फ्लॉड कोरिलेशन मॉडल्स पर आधारित थीं, जिन्होंने ठीक यही मान लिया था कि अलग-अलग शहरों या राज्यों में दिए गए हजारों कर्ज एक साथ खराब नहीं होंगे। लेकिन अंत में तो वही हुआ, सब एक साथ डूबने लगे। और फिर कहानी यही खत्म नहीं हुई। सिंथेटिक सीडीओज भी थे, जो असल कर्जों के बजाय क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस पर आधारित थे। ये क्या बला थी? हाँ, सीडीएस ने इस पूरे खेल को और भी कई गुना बड़ा और खतरनाक बना दिया। आप सीडीएस को एक तरह का बीमा समझ सकते हैं, किसी कर्ज के डूबने के खिलाफ। बीमा जैसा? हाँ, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि आप ये बीमा खरीद सकते थे भले ही आपने वो कर्ज दिया ही ना हो। यानी आप किसी के घर के कर्ज के डूबने पर सट्टा लगा सकते थे। बाप रे! इसने बाजार में भारी मात्रा में अप्रत्यक्ष छिपा हुआ लीवरेज, हिडन लीवरेज पैदा कर दिया। यानी कम पैसे लगाकर बहुत बड़े दाव लगाना संभव हो गया। मैग्नेटार जैसे कुछ हेज फंड्स तो इस सिस्टम की जटिलताओं और खामियों का फायदा उठाकर ऐसी रणनीतियां बना रहे थे जिनसे एक तरफ तो वे इन जोखिम भरे उत्पादों को बनाने में मदद कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन्हीं के डूबने पर दाव लगाकर पैसा कमा रहे थे। मतलब दोनों तरफ से खेल। हाँ, इससे पूरे सिस्टम में जोखिम और भी ज्यादा बढ़ गया। और ये सारा पैसा इन जटिल लेन देन को फंड करने के लिए अक्सर रीपो बाजार, रीपो मार्केट जैसे शैडो बैंकिंग सिस्टम से आ रहा था, जो पारंपरिक बैंकों पर लागू होने वाले नियमों के दायरे से काफी हद तक बाहर था। सही कहा। नतीजा ये हुआ कि एक पूरा समानांतर वित्तीय तंत्र खड़ा हो गया, जो बेहद जटिल, अपारदर्शी, यानी जिसमें क्या हो रहा है ये देखना मुश्किल था, और जिसमें बेहिसाब लीवरेज यानी उधारी का इस्तेमाल हो रहा था। ये ताश के पत्तों के महल जैसा बन गया था, जिसे गिराने के लिए बस एक छोटा सा झटका काफी था। तो सवाल उठता है कि जो नियामक थे, वो रेगुलेटर्स, जो सरकार की एजेंसियां थीं, जिनका काम इस सब पर नजर रखना था, वे क्या कर रही थी?
क्या उन्हें ये सब नजर नहीं आ रहा था? यहाँ समस्या कई परतों में थी। एक तो जैसा हमने शुरू में बात की, कई नियामक और केंद्रीय बैंकर खुद उन्हीं आर्थिक सिद्धांतों से गहरे प्रभावित थे जो इस समस्या को पैदा कर रहे थे। वे मानते थे कि बाजार ज्यादातर समय कुशल होते हैं और खुद ब खुद अपनी गलतियां सुधार लेते हैं। वे मानते थे कि संपत्ति की कीमतों में बन रहे बुलबुलों, एसिड बबल्स, में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे एलन ग्रीनस्पैन। हाँ, जैसे एलन ग्रीनस्पैन के नेतृत्व में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लंबे समय तक ब्याज दरें बहुत नीची रखी, जिसे कुछ लोग मजाक में ग्रीनस्पैन पुट कहते थे। ग्रीनस्पैन पुट यानी बाजार को ये भरोसा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फेड बचाने आ जाएगा। इसने और ज्यादा जोखिम लेने को बढ़ावा दिया। इसे शायद संज्ञानात्मक नियामक नियंत्रण, कॉग्निटिव रेगुलेटरी कैप्चर कहा गया है, जिसका मतलब है कि नियामक धीरे धीरे उसी उद्योग की तरह सोचने लगते हैं जिसे उन्हें नियंत्रित करना होता है और उन्हीं के नजरिए को अपना लेते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। नियामक अक्सर उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं जो उद्योग से आते हैं और धीरे धीरे वे उद्योग की समस्याओं को उसकी नज़र से देखने लगते हैं। इसके अलावा जब संकट आया भी तो प्रतिक्रिया अक्सर कमज़ोर और ढुलमुल रही। बैंकों को बचाने के लिए जो स्ट्रेस टेस्ट किए गए वे कई आलोचकों के अनुसार दिखावटी थे और असल जोखिम को कम करके आंक रहे थे। अच्छा। बैंकों को सरकारी मदद तो मिली, लेकिन बिना ज्यादा कड़ी शर्तों के या बिना उनके प्रबंधन में बड़े बदलाव किए। अर्थशास्त्री साइमन जॉनसन ने तो इसकी तुलना उन विकासशील देशों से की जहां कुछ शक्तिशाली अमीर लोग या गुट ओलिगार्क्स सरकार पर इस तरह हावी हो जाते हैं कि नीतियां उन्हीं के फायदे के लिए बनती हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या इस व्यवस्था में बुनियादी सुधार करना संभव भी है या हम बस अगले संकट का इंतजार कर रहे हैं? ये वाकई एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। इस विश्लेषण से एक बात तो साफ उभरती है कि वित्तीय उद्योग का राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है। संकट के बाद भी वे अक्सर असली और कड़े सुधारों को या तो टालने में या उन्हें कमजोर करने में कामयाब रहे हैं। जो नए नियम बनाए भी जाते हैं वे अक्सर या तो समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते या उनमें जानबूझकर ऐसी खामियां छोड़ दी जाती हैं जिनका फायदा उठाकर उद्योग अपना काम पहले की तरह जारी रख सकता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे अर्थशास्त्र और वित्त के कुछ बहुत ही बुनियादी और प्रभावशाली लगने वाले विचार, जिन्हें अक्सर अकाट्य सत्य मान लिया जाता है, असल में काफी हद तक अधूरे या त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे इन विचारों ने जोखिम की गलत समझ पैदा की, कैसे उन्होंने विनियमन मुक्ति यानी नियमों को ढीला करने को बढ़ावा दिया, जिससे वित्तीय उद्योग में शिकारी व्यवहार पनपा। फिर कैसे जटिल वित्तीय उत्पादों, प्रतिभूतिकरण और बेहिसाब लीवरेज ने एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जो छोटे-मोटे झटकों से भी ढह सकता था। और अंत में कैसे नियामकों की सोच और उद्योग के प्रभाव ने संकट को रोकने और उसके बाद असली सुधार लाने में बाधा डाली। ये वाकई एक जटिल कहानी है जहां अकादमिक सिद्धांत, सरकारी नीतियां, वित्तीय नवाचार और इंसानी लालच और डर सब मिलकर एक वैश्विक तबाही का कारण बने। एक विचार जो इस पूरी चर्चा के बाद मन में रह जाता है वो ये है, क्या ये संभव है कि आधुनिक वित्तीय प्रणाली अपनी प्रकृति में ही स्वाभाविक रूप से अस्थिर है, इनहेरेंटली अनस्टेबल, और क्या उसे नियंत्रित करने के हमारे प्रयास हमेशा तब तक अधूरे रहेंगे जब तक हम उसके मूल ढांचे, उसके प्रोत्साहनों, इंसेंटिव्स और उसमें निहित शक्ति समीकरणों को बुनियादी तौर पर नहीं बदलते। कि इस बातचीत से इन जटिल मुद्दों को समझने में कुछ मदद मिली होगी और ये सामने आया होगा कि कैसे सतही घटनाओं के पीछे गहरे वैचारिक कारण हो सकते हैं। ये जानकारी उपयोगी थी या नहीं, और क्या इसे समझने में कोई कठिनाई हुई, इस पर प्रतिक्रिया जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा ताकि हम भविष्य में अपनी प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। अगली चर्चा तक अलविदा।